हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर। आज की इस खास चर्चा में हम लोग बातचीत करने वाले हैं भारत सरकार के द्वारा 7 मई को मॉक ड्रिल को लेकर के जो बातें की गई हैं, इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण पक्ष आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और इसका क्या कुछ महत्व है। मॉक ड्रिल के संदर्भ में क्या कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा और क्या मॉक ड्रिल को लेकर के पहले भी कभी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सामने आप पैनल पर देख पा रहे हैं कि गृह मंत्रालय के द्वारा सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल को लेकर के जो जानकारी है वो दे दी गई है और कल यानी कि 7 मई को देश के लगभग 244 जिलों में इसे आयोजित किया जाएगा। इसमें सामान्य तौर पर भारत के जो उत्तरी और पश्चिमी राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए उन सभी को मॉक ड्रिल में शामिल होने के लिए कहा गया है और इसके मद्देनज़र अलग अलग स्तरों पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। हम लोग इसी के संदर्भ में विस्तार से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मॉक ड्रिल का मतलब क्या है, यह क्यों आयोजित किया जा रहा है और इसके साथ में हम लोग यह भी समझेंगे कि इसमें क्या कुछ गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा। एक आम जनता के लिहाज से, एक सामान्य नागरिक के लिहाज से हम सबको इस मॉक ड्रिल के कंटेक्स्ट में क्या कुछ बातें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कुरुक्षेत्र की रचना में जो उनकी कुछ पंक्तियां हैं वो मैं आप सभी को साझा करना चाहूँगा। शायद आपने इसके बारे में सुना भी होगा कि छीनता हो सत्व कोई और तू, त्याग तप से काम ले यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। 22 अप्रैल को जिस तरीके से आतंकी हमला किया गया पहलगाम में और पर्यटकों को मारा गया, उनके साथ बदतमीजी की गई और जिस तरीके से इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और आज जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की जो स्थिति है वो चरम पर पहुंच चुकी है, ऐसे में सरकार के द्वारा सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के संदर्भ में घोषणा करना अपने आप में कई तरफ संकेत करता है और इसी के मद्देनज़र आज की इस चर्चा में इस बात को जानना और समझना हम सभी के लिए बहुत अधिक ज़रूरी है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पक्ष हैं वो समझते हैं। देखो, मैं बार बार जो बातें कह रहा हूं वो है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का मतलब क्या हुआ? जाहिर सी बात है बच्चों की जब युद्ध होगा तो युद्ध में केवल जो सैनिक होते हैं केवल वही वीर गति को प्राप्त नहीं होते, बल्कि जो आम जनता है उनको भी भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ता है और इसकी बानगी हम सभी के सामने मौजूद है। चाहे हम रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध को देख लें, चाहे हम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच के युद्ध की गतिविधियों को देख लें, चाहे हम देश विदेश कहीं पर भी किसी भी परिप्रेक्ष्य में युद्ध की स्थिति को देख लें, तो आज के इस परिप्रेक्ष्य में आज जो हमारा देश जिस संकट की स्थिति से गुजर रहा है, जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में एक तनाव उभर चुका है, वैसे में भारत सरकार के द्वारा यह जो कदम उठाया जा रहा है कि हम अपने नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा के मद्देनज़र क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है और अपने नागरिकों को भी अपने लेवल पर किस तरीके से सावधानी बरतने की ज़रूरत है, यह पहले से समझ लेना ज़रूरी है। और यह अच्छी बात है कि इसके कंटेक्स्ट में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से देश के 244 जिलों में इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाने वाला है। ये जिले नागरिक सुरक्षा नियम 1968 के तहत आते हैं। इन्हें सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पर जाना जाता है। मैंने आपको शुरू में भी बताया कि देश के उत्तरी और पश्चिमी राज्यों में या फिर जो संघ शासित प्रदेश हैं वहाँ पर इस मॉक ड्रिल का बड़े पैमाने पर आयोजन करने की बातें चल रही हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जब हम बात करते हैं नागरिक सुरक्षा नियम 1968 के संदर्भ में, तो इसके पीछे की भी एक छोटी सी कहानी है, छोटी सी जानकारी है कि साल 1962 में जबकि भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, तो एट दैट टाइम सिविल डिफेंस पॉलिसी भारत में कार्यरत थी। नागरिक सुरक्षा नीति के माध्यम से गतिविधियों को अंजाम दिया जाता था। केंद्र और राज्यों के स्तर पर, संघ शासित प्रदेशों के स्तर पर यह सुझाव दिया जाता था कि किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आप अपने अपने स्तर पर तैयारी
करने की कोशिश कीजिए, अपने स्तर पर नीतियों को अपनाइए, बनाइए और उसके अकॉर्डिंग वैसी यदि कोई स्थिति आती है तो उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो कीजिए। जब 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ, इसके बाद 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, उसके बाद जाकर के 1968 में नागरिक सुरक्षा नियम को अमली जामा पहनाया गया। और इसके बाद आप सभी को पता होना चाहिए कि साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में ही फिर से एक युद्ध होता है और इसके बाद बांग्लादेश के तौर पर एक नए देश का निर्माण होता है। एट दैट टाइम ऑल्सो भारत के द्वारा मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था और उस दौरान कुछ इस तरीके की जानकारियां मिलती हैं कि जब मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था उस युद्ध के परिप्रेक्ष्य में, तो फिर एयर स्ट्राइक के मद्देनजर विभिन्न शहरों में ब्लैक आउट आयोजित किया गया। ब्लैक आउट कहने का मतलब कि अचानक से सायरन बजा दिया जाता है और उस सायरन को सुनने के बाद जो भी घर परिवार के लोग हैं वे अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं, बत्तियां बुझा देते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, कुछ लोग यदि सड़क पर हैं तो वे लेट जाते हैं, अपने कान बंद कर लेते हैं। इस तरीके का अभ्यास किया जाता है। तो कुछ वैसी ही गतिविधियां 1971 के समय में हमें देखने को मिलती हैं। वर्तमान में जब हम बात कर रहे हैं इस संदर्भ में मॉक ड्रिल के कंटेक्स्ट में, तो इसमें जो भी शामिल होने वाली संस्थाएं हैं उनको यहाँ पर हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से मॉक ड्रिल को बहुत बेहतर तरीके से अपनाया जाएगा, इसका अभ्यास करवाया जाएगा। इसमें जो शामिल हैं वो हैं स्थानीय सरकारी अधिकारी, नागरिक सुरक्षा वार्डन, होम गार्ड, नेशनल कैडेट कोर के जो भी सदस्य हैं, इसके अलावा जो राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स हैं वो, इसके अलावा नेहरू युवा केंद्र संगठन के सदस्य, इन सभी को इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही स्कूल और कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं इनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है जी। यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसमें किस तरीके से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, ये समझने वाली बात है। देखो, हम लोग लगातार जो बात कर रहे हैं मॉक ड्रिल, इसका मतलब क्या हुआ? आप सभी यदि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी परीक्षा, किसी भी स्तर पर, किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, तो आप पहले उसका एक अभ्यास करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लोग देखें तो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले जो भी विद्यार्थी होते हैं उनसे हम लोग हमेशा कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि आपको मॉक टेस्ट में अपीयर होना चाहिए। यदि आप इंटरव्यू फेज में हैं, पर्सनालिटी टेस्ट के फेज में हैं, तो आप लोग मॉक इंटरव्यू में शामिल होते हैं। या फिर आप पीटी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस के लिए आंसर राइटिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग सुझाव देते हैं कि मॉक टेस्ट में आपको अपीयर होना चाहिए। वाई डू वी से सो? हम लोग ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर को समझिए। एग्जामिनेशन हॉल में जब सवाल आपके पास में आता है, सवाल के आपके तक पहुंचने तक में, और आपकी जो अपनी मनोदशा होती है उसको आप फील कीजिए, समझिए कि किस तरीके से आपको थोड़ा सा प्रेशर से गुजरना पड़ता है। आपके आजू बाजू के कैंडिडेट किस तरीके से लिख रहे हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो शीट पर शीट मांगे जा रहे हैं, और हो सकता है कि आप एक भी शीट न मांगे। तो ऐसे में आपके ऊपर जो प्रेशर डेवलप होगा वो बहुत अधिक कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों से कैसे हम निपटें, कैसे हम इसका जो हल है वो प्राप्त करें, किस तरीके से हमें काम करना चाहिए ताकि हम इस तरीके के प्रेशर को झेल सकें और इसको हम मिनिमाइज कर सकें, कम कर सकें, इसके लिए मॉक टेस्ट में अपीयर होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। लाइकवाइज ये जो उदाहरण है वो उदाहरण इसी को इंडिकेट करता है कि अचानक से मान लीजिए कि दोनों देशों के बीच में युद्ध की स्थिति पनप जाती है, युद्ध शुरू हो जाता है, एयर स्ट्राइक जैसी खतरनाक गतिविधियों से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा? आप तो भाई सामान्य नागरिक हैं, आप कोई सैनिक या पुलिस में तो ट्रेनिंग लिए नहीं है, या हम कोई ट्रेनिंग लिए नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए इन परिस्थितियों से निपटने के लिए। अचानक से यदि कुछ ऐसा हो जाए तो इसी मद्देनजर ये जो मॉक ड्रिल है, इस मॉक ड्रिल को अंजाम दिया जा रहा है ताकि एक सामान्य नागरिक के तौर पर आप इसके बारे में थोड़ी सी समझ विकसित कर लीजिए, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में आप इसके हिसाब से काम कर सकें। वैसे ही यहाँ पर जो पहली बात कही जा रही है कि हवाई हमले की चेतावनी प्रणालियों की प्रभावशीलता का आकलन। मान लीजिए कि अचानक से एयर स्ट्राइक होता है, तो एयर स्ट्राइक की कंडीशन में शहर में अचानक से सायरन
बजा दिया जा सकता है। सायरन की आवाज़ सुनते ही किस तरीके से आपको रिस्पांस देना चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। लाइकवाइज कि अपने घरों में कैद हो जाना, लाइट्स ऑफ कर देना, बाहर में कहीं है तो कहीं सुरक्षित जगह पर चले जाना, है कि नहीं। तो ये सारी जो गतिविधियां हैं इसको यहाँ पर अंजाम दिया जा सकता है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स के साथ हॉटलाइन और रेडियो संचार लिंक का जो संचालन है वो किस तरीके से बेहतर हो सके ताकि कम्युनिकेशन में किसी भी लेवल पर अड़चन न आने पाए। इसके अलावा कंट्रोल रूम और छाया नियंत्रण कक्षों की कार्यक्षमता का परीक्षण करना, शत्रुतापूर्ण हमले की स्थिति में स्वयं की रक्षा के लिए नागरिक सुरक्षा पहलुओं पर नागरिकों और छात्रों आदि को प्रशिक्षण देना, उनको बताना समझाना कि ऐसी स्थिति में क्या करना है, और यदि हमला होने के बाद, दुर्घटना के बाद जब स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल हो तो उस समय हमें किस तरीके से लोगों की सेवा करनी है, किस तरीके से इसकी आपदा को, इस संकट से निपटने की कोशिश करनी है, इन सभी के लिए ट्रेनिंग देना, है कि नहीं। इन सभी को यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत हो जाती है। दुर्घटना की स्थिति में ब्लैक आउट उपायों का प्रावधान, ब्लैक आउट मतलब कि लाइट्स पूरे शहर की ऑफ कर देना। जो भी महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान है, जो भी महत्वपूर्ण ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लाइट की उपस्थिति है, उसे भी बंद कर देना, लाइट्स ऑफ कर देना। घर में भी लाइट्स ऑफ कर देना, गलियों में लाइट्स ऑफ कर देना, पूरी तरीके से अंधेरा कर देना ताकि जो टारगेट है वो टारगेट का पता न चल पावे दुश्मन जहाज को, है कि नहीं। तो इन सभी के बारे में यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण संयंत्रों और प्रतिष्ठानों की रक्षा का प्रावधान करना, इसके लिए उनमें इस तरीके से व्यवस्था करना उनके लिए ताकि जो भी दुश्मन एयर प्लेन है, दुश्मन फाइटर प्लेन है, उसको इसका अंदाज़ा न मिले कि जो प्रतिष्ठान है वो कहाँ पर है, किस स्थिति में है। उसके लिए पेंट का इस्तेमाल करना, नेटिंग का इस्तेमाल करना, साथ ही पत्तों से छिपाने की कोशिश करना, इस तरीके की कुछ गतिविधियों को भी इसके अंतर्गत अंजाम दिया जा सकता है। साथ ही वार्डन सेवाओं, अग्निशमन, बचाव कार्य, डिपो प्रबंधन सहित नागरिक सुरक्षा के संदर्भ में जो भी सक्रियता है और उसके प्रति जो रिस्पॉन्स है उसको सर्टिफाई करना ताकि किसी भी विपरीत स्थिति में हम चीज़ों को झेल सकें, है ना। यहाँ पर देखो हर चीज़ को ध्यान रखना है। अग्निशमन, भाई मान लो कि कुछ भी ऐसी दुर्घटना होती, कुछ भी ऐसा हमला हो जाता है तो ऐसे में फायर ब्रिगेड किस तरीके से काम करेगा, कहीं पर आगजनी की स्थिति हो जाती है तो वैसे में किस तरीके से लोगों को बचाया जा सकता है, सुरक्षित उनको बाहर निकाला जा सकता है, इन सभी के मद्देनजर काम करना। साथ ही क्रैश ब्लैकआउट उपायों के कार्यान्वयन का आकलन करना, इन सभी को यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि अचानक से हवाई हमला हो जाता है, वो बमबारी की स्थिति हो जाती है, तो फिर ऐसे में हम किस तरीके से उसके प्रति रिस्पांस दर्शा सकें, इन सभी के मद्देनजर यहाँ पर काम किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि नागरिक सुरक्षा का जो ये उद्देश्य है वो क्या बताता है। ये बताता है कि जीवन को हम बचाएं, संपत्ति का नुकसान कम से कम हो और उत्पादन की निरंतरता बनाए रखें, लोगों का मनोबल ऊंचा रखें। इन सभी को यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी हम सभी का यह दायित्व भी है कि हम अपने लेवल पर भी जो भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जो भी महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं उसको ध्यान में रखें। लाइकवाइज हम पानी की व्यवस्था कर लें, कुछ महत्वपूर्ण दवाइयों की व्यवस्था कर लें, अपने भोजन सामग्री के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं कर लें ताकि किसी भी प्रकार की विपरीत स्थिति में हम कुछ समय तक इन विपरीत स्थितियों को झेलने की स्थिति में रह सकें। तो इन सभी के मद्देनजर ये जो मॉक ड्रिल है, ये मॉक ड्रिल आयोजित किया जाने वाला है और ये देखने वाली बात होगी कि हम सभी किस तरीके से इस मॉक ड्रिल के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, आज की चर्चा दोस्तों अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल जिस तरीके से मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, हम सभी इसके प्रति आशान्वित रहें कि इस मॉक ड्रिल का सफल तरीके से संचालन हो जाए और हम सभी इसमें बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करें। जहां भी जिस भी जिले में, देश के जिस भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको आयोजित किया जाएगा, उसके आधार पर जो भी नागरिक है वो इसमें बहुत ही सावधानी से इसमें पार्टिसिपेट करें ताकि जो भी सरकार के द्वारा, संस्थाओं के द्वारा सुझाव दिया जाता है, जानकारियाँ दी जाती हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से अपना बचाव करना है, इन सभी के प्रति जो एहतियात बरतनी है वो हमें किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, इन सभी के बारे में हमें फोकस्ड वे में सावधानी से समझने और जानने की ज़रूरत होगी ताकि
अचानक से यदि हमला की स्थिति होती है तो फिर हम उस हमले को सही तरीके से झेलने की स्थिति में आ सके। ठीक है, आज की चर्चा दोस्तों अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते जल्दी से मैं आपको इस फाउंडेशन बैच के बारे में बता दूं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि 15 मई है। शाम में 6 बजे से इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। यदि आप सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से अपनी जीएस की तैयारी को अमली जामा पहनाएं, तो आपका स्वागत है इस खास बैच में। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए राइट नाउ आप 31,999 रुपये में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके जरिए अपनी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।